प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में चैप्टर 4 डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स में टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ सिंपल क्वार्टर जॉइंट। क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइन ऑफ सिंपल क्वार्टर जॉइंट, ये क्वार्टर जॉइंट बताया हुआ है। इसमें हमें दो रॉड को जोड़ने के लिए ये क्वार्टर जॉइंट का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक ये रॉड है और दूसरा ये सॉकेट है और इनके बीच में यहाँ पर एक ये क्वार्टर इंसर्ट किया हुआ है। तो ये क्वार्टर जो है दो रॉड को कनेक्ट करती है। अब इसकी डायमेंशंस निकालने के लिए इसमें कौन कौन से फेलियर होते हैं वो हम देखेंगे और उससे हम इनकी डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द रॉड। डायमीटर ऑफ रॉड बाय टेंशन फेलियर। ये जो रॉड हैं दोनों, एक तो सॉकेट की और ये स्पीगॉट की रॉड, इन दोनों रॉड को जो हम जोड़ रहे हैं तो इसका डायमीटर कितना होना चाहिए। तो इसका डायमीटर डिपेंड करेगा कि कितना लोड लग रहा है इस पर और इसका मटेरियल का स्ट्रेंथ कितनी है या मटेरियल का स्ट्रेस क्या है। तो हमने ये देखा कि इस जगह पर रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यहाँ पर कितना एरिया है इस जगह पर या इस जगह पर, रॉड में या सॉकेट में, दोनों की रॉड में का एरिया क्या है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड दिस इज पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये जो है दिस इज पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये जो शेडेड दिखाया हुआ है ये पाई डी स्क्वायर बाई 4 है। नाउ फेलियर ऑफ रॉड इज इन टेंशन। अब इसमें टेंसाइल लोड लग रहा है, पी इधर लग रहा है, पी इधर लग रहा है। तो जब दोनों तरफ से टेंसाइल लोड लग रहे हैं तो यहाँ पर रॉड में एक ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पर एक टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। जब ये टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होता है तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू सिग्मा टी। ये जो है दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है रॉड की। ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू सिग्मा टी। पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू सिग्मा टी, मतलब इसमें सिग्मा टी और को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेस है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब ये लगने वाले लोड P के बराबर होना चाहिए। यदि P से ये ज़्यादा है, ये स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तब तो ये फेल नहीं होगा। लेकिन यदि ये स्ट्रेंथ कम हो गई लगने वाले लोड P से तो उस वक्त ये रॉड टूट जाएगी। तो हम ये मानते हैं कि ये कम से कम बराबर तो हो, बराबर तो हो। तो इसमें हमने इस स्ट्रेंथ को इसके लोड के इक्वेट कर दिया। तो लोड के इक्वेट करने से हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, P इक्वल टू पाई डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी अपॉन 4, जिसमें P तो लोड है, टेंसाइल लोड जो रॉड पे लग रहा है इन किलो न्यूटन, और D इज द डायमीटर इन mm। ये जो डायमीटर है ये है, और सिग्मा टी द टेंसाइल स्ट्रेस न्यूटन पर mm स्क्वायर, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द रॉड मटेरियल। तो जब हमें लोड मालूम है और टेंसाइल स्ट्रेस मटेरियल की क्या है ये मालूम है, तो हम इसका जो रॉड का डायमीटर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि रॉड का डायमीटर हमें कितना लेना चाहिए। तो इन दिस वे डी में भी डिटरमाइन। सेकंड है स्पीगॉट डाया D2 बाई टेंशन फेलियर। ये जो दिस इज द स्पीगॉट, और ये जो स्पीगॉट है इस स्पीगॉट में ये डायमीटर D2 है, दिस वन। तो ये डायमीटर D2 कितना होना चाहिए, या सॉकेट का इनसाइड डायमीटर कितना होना चाहिए। तो यह जो डायमीटर D2 है इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने क्या लगाया, टेंशन फेलियर लगाया
कि यहाँ पर जो टेंसाइल लोड लग रहा है इसमें, तो इस टेंसाइल लोड के कारण इसमें फेलियर होने के कितने चांसेस हैं। नाउ वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द स्पिगॉट इज एट द स्लॉट फॉर क्वार्टर। अब इसका वीकेस्ट सेक्शन कौन सा है, क्वार्टर से वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द स्पिगॉट, यहाँ पर ये जो स्पिगॉट है इसका वीकेस्ट पार्ट ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल कम है इधर के कंपैरिजन में। तो यहाँ मटेरियल कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर स्लॉट बना हुआ है, ये स्लॉट बना हुआ है इधर, जिसमें कि हमने क्वार्टर को इंसर्ट किया है। तो इस वजह से यहाँ जो ये इसका मटेरियल था, ये वाला जो मटेरियल था, इस मटेरियल में से ये मटेरियल घट जाएगा, ये और ये, तो ये बाकी मटेरियल बचा। जबकि यहाँ पर क्या पूरा मटेरियल है, तो इस वजह से हम ये वीकेस्ट पार्ट ये है, तो इस वीकेस्ट पार्ट पर हम स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, तो यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारे पास π/4 इंटू d2 का स्क्वायर, π/4 इंटू d2 का स्क्वायर, ये पूरा एरिया π/4 इंटू d2 स्क्वायर। और इसमें से कौन सा एरिया घट गया, ये वाला एरिया, ये तो d2 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये थिकनेस t है, क्वार्टर की थिकनेस t है। तो यानी जो हमने क्वार्टर के लिए होल स्लॉट बनाया है उसकी थिकनेस t है, तो ये t थिकनेस और ये d2 डायमीटर, तो यहाँ से d2 इंटू टी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला मटेरियल, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया -d2 इंटू टी। तो हमारे पास एक कौन सा एरिया बचा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये और ये वाला एरिया, ये जो यहाँ पर है इस जगह पर यदि हम क्रॉस सेक्शन करें तो d2 डायमीटर में ये एरिया बचता है। तो ये इस एरिया पर टेंसाइल लोड लग रहा है। तो ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ स्पिगॉट का, जहाँ पर की स्लॉट पे जहाँ पर की टेंसाइल लोड लग रहा है। अब इसमें हम टेंसाइल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी कि यहाँ पर इस मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए इसको सिग्मा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। अब इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को हमने लोड से इक्वेट कर दिया लोड पी से, जो पी लोड लग रहा है उसके बराबर होना चाहिए, तब तो ये सर्वाइव करेगा। ये रॉड जो ये है स्पिगॉट की रॉड जो है d2 डायमीटर की, ये सर्वाइव करेगी। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ लोड लगने वाले लोड P के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें देखिए लोड हमें मालूम है T जो है दिस इज द थिकनेस, और इसकी वैल्यू हम लेते हैं जनरली d2/4 ये लेते हैं, क्योंकि दो अननोन है तो एक तो फिक्स करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर T को हम लेते हैं d2/4, जनरली यही इसकी वैल्यू होती है। और सिग्मा T इस टेंसाइल स्ट्रेस है इस स्पिगॉट का, ये जो स्पिगॉट है इस स्पिगॉट का टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी है, ये भी हमें मालूम है। तो लोड मालूम है, सिग्मा टी मालूम है, टी मालूम है, तो हम यहाँ से d2 कैलकुलेट कर सकते हैं कि d2 की वैल्यू क्या होगी। तो डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और इनसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट d2 में भी डिटरमाइन। तो इस तरह से ये d2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तीसरा है क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी। क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी टू बी चेक्ड फॉर रॉड एंड कॉटर। अब हमने ये जो वैल्यू निकाली d2, इसको हम चेक करें कि ये d2 जो हमने वैल्यू निकाली है, ये d2 ये सही है या नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया कि इसको लगा करके हमने क्रशिंग स्ट्रेस को चेक किया कि यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेस क्या आता है, टू बी चेक फॉर रॉड एंड कॉटर। जब ये टेंसाइल लोड P इधर लग रहा है, P टेंसाइल लोड इधर लग रहा है, तो उस केस में यहाँ पर क्या है, इस जगह पर ये रॉड इधर दब रही है, तो यहाँ दब रही है, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये कह सकते हैं कि ये वाला एरिया ये जो एरिया है, इस एरिया पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है, ये जो क्रशिंग लोड लग रहा है, इस एरिया पर क्रशिंग लोड लग रहा है।
तो ये जो क्रशिंग लोड लग रहा है तो वो एरिया कितना है, वो एरिया है d2 इंटू टी। ये टी तो ये है और ये d2 यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस एरिया पर क्रशिंग लोड लग रहा है। तो ये जो क्रशिंग लोड लग रहा है वो एरिया हो गया d2 इंटू टी, और इस एरिया को यदि हम इसकी क्रशिंग स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दें सिग्मा सी से, तो वो हो जाएगी इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ। अब हम लोड जो है उसको डिवाइड करते हैं एरिया से, तो यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेस आ जाता है। तो लोड हमें मालूम है, d2 हमें मालूम हो गया था, और t हमारे पास है d2/4। तो ये चीज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी तीनों चीज़ें, और हम क्रशिंग स्ट्रेस निकालते हैं। क्रशिंग स्ट्रेस निकालने के बाद में हम देखते हैं कि यदि ये क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो निकाली है वो दी हुई वैल्यू से यदि कम है तो हमारी डिज़ाइन सेफ है, और यदि ज़्यादा है तो फिर हम इसको d2 को चेंज करेंगे, या डायमेंशंस को t को, या जो भी डायमेंशंस हैं उनको हम चेंज करेंगे, और ये सिग्मा सी हमेशा दी हुई वैल्यू से कम होना चाहिए। अब चौथा है सॉकेट आउटसाइड डाया d1। ये जो सॉकेट है इसका आउटसाइड डाया ये वाला, दिस इज d1, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डायामीटर है d1। अब ये फाइंड आउट करना है कि सॉकेट का आउटसाइड डायामीटर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने टेंशन फेलियर लगाया, क्योंकि ये टेंसाइल लोड लग रहा है P, तो हमने देखा कि इस पर टेंसाइल फेलियर लगाया हमने। तो पहले तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ दिस सॉकेट इन टेंशन, कि यहाँ पर कितना एरिया जो कि टेंशन में है, सॉकेट का क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि जिस पर टेंसाइल लोड लग रहा है, तो वो कितना है, दैट इज पाई d1²/4। यहाँ पर ये पाई d1²/4, दिस इज ये जो डॉटेड में दिखाया हुआ है ये d1 डायामीटर है। तो इसका एरिया टोटल पाई d1²/4, ये डिस्क का एरिया, माइनस d2² पाई d2²/4। d2 कौन सा है, ये वाला अंदर वाला, तो ये है ये अंदर वाला डॉटेड से जो दिखाया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर पाई d2²/4 ये वाला हो गया। अब इस वाले एरिया में से ये जो डॉटेड बाहर वाला जो डॉटेड दिखाया हुआ है, इसमें से अंदर वाला डॉटेड जो है वो हमने सेपरेट कर दिया, तो ये एक ये रिंग का जो एरिया बचा, ये रिंग का एरिया बचा हमारे पास, और इस रिंग के एरिया को ये आया हमारे पास पाई d1²/4 माइनस पाई d2²/4, तो ये रिंग का एरिया बचा। अब इस रिंग वाले एरिया में से भी हमने ये जो स्लॉट है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये स्लॉट का एरिया कितना है, तो ये स्लॉट का एरिया है दिस इज d1 माइनस d2, तो ये जो एरिया है ये वाला एरिया और हमने सेपरेट कर दिया। मतलब ये जो रिंग का एरिया था, इस रिंग के एरिया में से ये वाला जो एरिया है, ये एरिया ये हटा दिया और ये एरिया हटा दिया, तो ये बाद में ये वाला एरिया बचा, ये जो डॉटेड के अंदर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एरिया बचता है। तो ये हमने सेपरेट किया क्या, d1 माइनस d2 इंटू टी, ये एरिया हमने सेपरेट कर दिया d1 माइनस d2 इंटू टी, तो ये वाला एरिया हमने सेपरेट किया, तो ये हमारे पास टोटल एरिया बच गया है आउटसाइड का। नाउ अब ये जो एरिया है जिस पर कि टेंसाइल लोड लग रहा है, इसको यदि हम टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई, टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करोगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसको हम लोड P से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो इस पर लगने वाला लोड P है वो इस और टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हमने P से इसको इक्वेट कर दिया। ये तो एरिया है हमारा जिस पर कि टेंसाइल लोड लग रहा है, और ये सिग्मा T से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ लगने वाले लोड P के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास d2 मालूम है, T मालूम है, सिग्मा T मालूम है,
और P मालूम है, तो हम D1 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आउटसाइड डायमीटर D1 ऑफ द सॉकेट में भी डिटरमाइन। नाउ फिफ्थ है विड्थ ऑफ क्वार्टर B बाय शेयरिंग। अब ये विड्थ फाइंड आउट करनी है कि विड्थ कितना लेना है, जो क्वार्टर हम इंसर्ट कर रहे हैं इसमें, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये क्वार्टर हमने लगाया है, इस क्वार्टर में जब ये टेंसाइल लोड लग रहा है इधर रॉड स्पिगॉट पे और ये सॉकेट पे इधर टेंसाइल लोड लग रहा है, तो ये जो बीच में क्वार्टर डली हुई है, इस क्वार्टर में यहाँ पर शियर फोर्स लगेगा, इस जगह पर और इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर तो ये स्पिगॉट इधर जा रहा है और ये जो सॉकेट है वो इधर जा रहा है, तो यहाँ पर इस जगह पर ये शियर होगा, इस जगह पर। तो यहाँ पर ये जो क्वार्टर है वो डबल शेयर में हो गई है, एक यहाँ पे भी शेयर हो रहा है और यहाँ शेयर हो रहा है। तो ये जो डबल शेयर में है तो एरिया दुगना हो जाएगा, और एरिया कितना होगा, दिस इज B इंटू थिकनेस T, ये थिकनेस T है। तो यहाँ पर इस जगह पर ये जो है ये डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन पर, ये जो डॉटेड लाइन है इस डॉटेड लाइन पर शेयर होगा। तो यहाँ पर एरिया कितना हो गया, ये तो T हो गया और B ए चौड़ाई है, तो T इंटू बी। नाउ एरिया हुआ B इंटू T इंटू 2, क्योंकि डबल शेयर में यहाँ से भी शेयर हो रही है और यहाँ से भी शेयर हो रही है, तो ये हो गया 2B इंटू T। तो अब लोड क्या होगा, एरिया इंटू सी स्ट्रेस, एरिया कितना है 2BT और स्ट्रेस कितना टाउ, शेयर स्ट्रेस है, तो ये हो गया 2BT इंटू टाउ। तो ये टोटल शेयर स्ट्रेंथ हो गई, ये शेयर स्ट्रेंथ लगने वाले लोड P के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमने P के बराबर इसको इक्वेट कर दिया, P इक्वल टू 2BT इंटू टाउ। अब यहाँ पर हमें शेयर स्ट्रेंथ मालूम है, शेयर स्ट्रेस मालूम है, ये शेयर स्ट्रेस कितना है P मालूम है, और थिकनेस जो है वो D2/4 लेते हैं हम। तो यहाँ से हमें ये जो विड्थ है क्वार्टर की ये मिल जाएगी कि कितनी चौड़ाई की हमें क्वार्टर लेनी है। नाउ डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर D4 बाय क्रशिंग फेजेस, एरिया दैट रेजिस्ट क्रशिंग ऑफ द सॉकेट कॉलर इज इक्वल टू D4 माइनस D2 इंटू T। अब यहाँ पर ये जो क्रशिंग फोर्स जहाँ पर लग रहा है सॉकेट में, वो ये एरिया है। जब हम इसको P फोर्स इधर से लगता है टेंसाइल फोर्स, तो यहाँ पर ये दबेगा, क्रश होगा। तो ये जो क्रशिंग एरिया है ये D4 माइनस D2 इंटू T थिकनेस, तो D4 माइनस D2 इंटू T ये एरिया हो गया। और इस एरिया में क्रशिंग स्ट्रेस जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्रशिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी, जो कि लगने वाले लोड P के बराबर होनी चाहिए। अब D2 हमें मालूम है, पहले हम निकाल चुके हैं, और T है हमारे पास D2/4, और सिग्मा C मालूम है, P मालूम है, तो हम D4 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें D4 प्राप्त हो जाता है। नाउ लेंथ ऑफ सॉकेट एंड शेयरिंग। अब ये सॉकेट एंड निकालना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ शेयर फोर्स लग रहा है, जब यहाँ पर टेंसाइल लोड P लगा रहे हैं तो इस क्वार्टर के कारण यहाँ पर इसमें शेयर फोर्स लग रहा है। तो शेयर फोर्स का एरिया कितना है, 10 सॉकेट एंड इज इन डबल शेयर, 10 द शेयरिंग एरिया ऑफ द सॉकेट एंड। तो सॉकेट एंड का ये डबल शेयर में होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा D4, यहाँ से लेकर यहाँ तक D4 माइनस D2 इंटू C। तो एक तो ये एरिया हो गया और दूसरा इसके पीछे वाला एरिया, तो ऐसे ये ट्वाइस हो जाएगा C इंटू D4 माइनस D2। अब इस शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, यदि हम इसको टाउ से मल्टीप्लाई कर दें, शेयर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसकी शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो लोड हो जाएगा हमारे पास 2C D4 माइनस D2 इंटू टाउ, और इससे हमें ये C की वैल्यू मिल जाएगी।
क्योंकि D4 हमने पहले निकाल लिया, D2 हमने निकाला हुआ है और P मालूम है और टाउ मालूम है, तो यहाँ से हमें C की वैल्यू मिल जाएगी कि C कितना होना चाहिए, C कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी लेनी है। नाउ लेंथ ऑफ रॉड एंड A इन शेयरिंग। अब हमें ये A वैल्यू निकालनी है कि ये रॉड एंड का A कितना है। नाउ रॉड एंड इज इन डबल शेयर, ये जो रॉड है ये भी डबल शेयर में है, जैसे यहाँ पर ये डबल शेयर में थी। दस द शेयरिंग एरिया ऑफ द रॉड एंड, तो रॉड एंड का जो शेयरिंग एरिया है वो कितना है, ये है हमारे पास A इंटू D2 इंटू 2, यहाँ से लेके यहाँ तक की D2 तो ये डिस्टेंस और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का A, तो ये एरिया और उसके पीछे भी, क्योंकि जब यहाँ से टेंसाइल लोड P लग रहा है तो ये इस क्वार्टर के कारण ये यहाँ से एक तो शेयर होगी स्पीगॉट रॉड जो है और एक दूसरा यहाँ से शेयर होगा, तो ये एरिया दोनों तरह का एरिया हो गया 2C माइनस 2A D2 2A D2, ये A इंटू D2 और ये ट्वाइस, तो ये एरिया इंटू स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल शेयरिंग स्ट्रेंथ, तो ये शेयरिंग स्ट्रेंथ लगने वाले लोड P के बराबर होनी चाहिए। तो अब हमें D2 मालूम है, P मालूम है, टाउ मालूम है, तो हमें A मिल जाएगा। नाउ स्पीगॉट कॉलर D3 बाई क्रशिंग, ये जो स्पीगॉट है, स्पीगॉट का जो ये कॉलर है, ये वाला कॉलर, ये निकालना है हमें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये D3, ये D3 कितना होना चाहिए। तो D3 निकालने के लिए हमने यहाँ लगाया क्रशिंग एरिया ऑफ द कॉलर कि यहाँ पर क्रश कितना हो रहा है। यदि मान लो मैं ये इस तरफ लोड लगाऊं तो यहाँ पर ये कितना क्रश करेगा, कितना दाब लगेगा यहाँ पर, तो ये होगा पाई D3 का स्क्वायर बाई 4, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये फर्म लाइन जो है ये टोटल एरिया पाई D3 का स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई D2 का स्क्वायर बाई 4, यदि ये इसको यूँ दबाएं तो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये रिंग का एरिया यहाँ ये और ये जो रिंग का एरिया है वो ये हुआ पाई बाई 4 D3 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर, और इसमें जब हम क्रशिंग स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया में तो ये क्रशिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब इस क्रशिंग स्ट्रेंथ में हमें D2 मालूम है, सिग्मा C मालूम है, P मालूम है, तो हमें D3 मिल जाएगा। और नेक्स्ट है थिकनेस T1 थिकनेस इसकी, जो ये कॉलर है स्पीगॉट की, ये T1 थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर T1 थिकनेस निकालने के लिए स्पीगॉट कॉलर इन शेयरिंग, तो हम यहाँ पर शेयरिंग फेलियर लगाते हैं कि जब यदि मान लो हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ से ये शेयर हो सकता है इधर से, तो इधर से जो शेयर होगा तो यहाँ पर शेयरिंग एरिया कितना है, ये शेयरिंग एरिया है T और यहाँ पर सर्कमफ्रेंस इस T पर, इस जगह पर D2 डिस्टेंस, D2 डायमीटर पे सर्कमफ्रेंस कितना है पाई D2, तो पाई D2 तो सर्कमफ्रेंस हो गया और T1 उसकी थिकनेस है, तो पाई D2 इंटू T1, तो यहाँ पर ये टोटल इस जगह पर टोटल सर्कमफ्रेंस होगी, यानी कि रिंग का जो एरिया हो गया वो पाई D2 इंटू T1 है। और इसमें जब हम शेयर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये शेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी पाई D2 T1 इंटू टाउ, और ये जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है ये लगने वाले लोड के बराबर होना चाहिए, तो पाई D2 इंटू T1 इंटू टाउ। तो यहाँ पर हमें D2 मालूम है, P मालूम है, टाउ मालूम है, तो हम T1 फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी ये थिकनेस जो है ये कितनी होगी। तो ये जो कॉलर की थिकनेस है ये T1 हमें मिल गई। नाउ बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द क्वार्टर, अब इस क्वार्टर में बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है। वैसे तो हम मानते हैं कि सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगता है, लेकिन इस केस में यहाँ पर हमने ये देखते हैं कि लोड इन द सॉकेट एंड वेरीज फ्रॉम 0 एट द आउटर
डायमीटर D4 एंड मैक्सिमम एट द इनर डायमीटर D2। यहाँ पर इधर तो ये 0 है और फिर जैसे जैसे यहाँ पर सेंटर में आएंगे यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब D4 के आउटर में तो यहाँ 0 है, लोड जो है यहाँ पर तो 0 है और फिर बाद में यहाँ मैक्सिमम हो गया। देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द क्वार्टर। तो यहाँ पर क्वार्टर के सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा वो यहाँ दर्शाया हुआ है। एम मैक्सिमम इक्वल टू P अपॉन 2 1/3 इंटू D4 माइनस D2 अपॉन 2 प्लस D2 अपॉन 2 माइनस P/2 इंटू D2/4। तो ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इसको हमने और सिंप्लीफाई किया, P अपॉन 2 D4 माइनस D2 अपॉन 6 प्लस D2 अपॉन 2 प्लस माइनस D2 अपॉन 4 इक्वल टू P अपॉन 2 इक्वल टू D4 माइनस D2 अपॉन 6 प्लस D2 अपॉन 4। नाउ सेक्शन मॉडुलस जो है इसमें वो है Z इक्वल टू टी बी स्क्वायर अपॉन 6। ये सेक्शन ऑफ मॉडुलस की वैल्यू है, सेक्शन मॉडुलस ऑफ द क्वार्टर, उसका ये वैल्यू है। तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है हमें। तो बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द क्वार्टर, दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट। ये जो बेंडिंग मोमेंट निकाला था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट अपॉन Z, Z इज द सेक्शन मॉडुलस ऑफ द क्वार्टर। ये जो सेक्शन मॉडुलस है क्वार्टर का ये, तो बेंडिंग मोमेंट तो ये आ गया M मैक्सिमम और ये Z नीचे, दिस विल बी इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो इसकी वैल्यू हमने यहाँ ये जो है ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और ये जो बेंडिंग सेक्शन मॉडुलस है टी बी स्क्वायर अपॉन 6 वो यहाँ रख दिया। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो P D4 प्लस 0.5 D2 अपॉन 2T B स्क्वायर, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ लेंथ ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ये जो लेंथ क्वार्टर है इस क्वार्टर की लेंथ L, ये L कितना होना चाहिए? ये L जनरली 4D के बराबर होता है। जो इसका डायमीटर है, ये जो डायमीटर है रॉड का, इस रॉड के डायमीटर का 4 गुना, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर द टेपर इन द क्वार्टर दैट इज 1 in 24, 24 में 1 इंच, जैसे 24 इंच की है तो उसमें 1 इंच का टेपर होगा, या जैसे ये 24 है तो इसमें यहाँ पर ये जो टेपर आया ये 1 का होगा। फॉर ग्रेटर टेपर लॉकिंग डिवाइसेस मस्ट बी प्रोवाइडेड। और यदि इससे ज़्यादा टेपर हम लेते हैं तो उस केस में फिर हमें लॉकिंग डिवाइसेस काम में लेने पड़ेंगे ताकि ये निकले नहीं क्वार्टर यहाँ से। चौथा 14th है दैट ड्रॉ क्लियरेंस ऑफ द क्वार्टर दैट इज 2 to 3 mm। इसमें जो क्लियरेंस है वो यहाँ पर ये दिस इज 2 to 3 mm, ताकि ये इजीली इंसर्ट हो जाए और बाहर निकल जाए। तो लास्ट में द ड्रॉ और क्लियरेंस ऑफ क्वार्टर इज 2 to 3 mm। Now references: a textbook of machine design by R.S. Khurmi and J.K. Gupta. Thanks.